बिहार की सियासत में फिर वही पुराना रोमांच लौट आया है। जब मोदी मैदान में उतरते हैं तो विपक्ष की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हवा का रुख बदल जाता है और हर सभा चुनावी जंग का मैदान बन जाती है। और इस बार भी यही नज़ारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी अभियान का आगाज़ कर दिया, और वो भी किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि कर्पूरी ठाकुर की धरती कर्पूरी ग्राम से। यानी शुरुआत ही जननायक के गांव से हुई है, और संदेश बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों और विकास की राजनीति का सीधा रण है। नमस्कार, मैं हूं सचिन, और छा गए नेताजी में आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के उस मोड़ की जहां से पीएम मोदी की एंट्री होती है और पूरा सीन बदल जाता है। कर्पूरी ग्राम से पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। इसके बाद उनका रुख समस्तीपुर और बेगूसराय का था, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। साथियों, ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 जीबी डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 जीबी डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार से रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं, भावनाओं का भी है। याद कीजिए, 2015 में उन्होंने 26 रैलियां की थी और 2020 में 12 रैलियां। इस बार बीजेपी के रणनीतिकारों का अनुमान है कि पीएम 10 से 12 बड़ी सभाएं करेंगे। वही सभाएं जो बीजेपी के लिए सीधा वोट कन्वर्ट कर देती हैं। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी की रैलियां बिहार में पार्टी के लिए निर्णायक साबित होती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई मोदी की रैलियां बिहार में बीजेपी के लिए गेम चेंजर है? मोदी का स्ट्राइक रेट कितना है? चलिए आंकड़ों के जरिए समझते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मोदी का स्ट्राइक रेट था 61%। यानी जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उसमें से 61% सीटें एनडीए के खाते में गई। और उस वक्त एनडीए में शामिल थे बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन राम मांझी के हम। बीजेपी ने 110 सीटों पर, जेडीयू ने 115 पर, वीआईपी ने 11 पर और हम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और जब 25 सितंबर को चुनाव की घोषणा हुई तो पीएम मोदी ने कुल 12 रैलियां की, जिसमें उन्होंने 110 सीटें कवर की थी। परिणाम 67 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। यानी पीएम मोदी की सभाओं का स्ट्राइक रेट रहा 61%, जो किसी भी नेता के लिए शानदार माना जाता है। लेकिन बिहार बड़ा है और यहाँ हर जिले की कहानी अलग है। तो आइए जिलेवार समझते हैं कि मोदी की हवा कहाँ चली और कहाँ थम गई। पहले बात सासाराम की। 23 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी की पहली रैली सासाराम में हुई। यहाँ 7 विधानसभा सीटें, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ा। एनडीए एक भी सीट नहीं जीत पाया। सभी 7 सीटें महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के झोले में चली गई। अब आते हैं पटना पर। पहले फेज की वोटिंग के दिन मोदी पटना पहुंचे। यहाँ के 14 सीटों में उन्होंने सीधे प्रचार किया, लेकिन महागठबंधन ने 9 सीटें झटक ली और बीजेपी केवल 5 पर सिमट गई। छपरा की कहानी भी लगभग ऐसी ही रही। 1 नवंबर को मोदी की सभा के बाद 10 सीटें कवर हुई, लेकिन बीजेपी सिर्फ 3 पर जीत हासिल की। यानी 6 सीटें आरजेडी को और 1 सीटें सीपीएम को मिली। अब जरा समस्तीपुर और गया की तस्वीर देखिए। समस्तीपुर, जहां आज पीएम मोदी की रैली हुई। समस्तीपुर के 10 सीटों में से एनडीए ने 5 पर जीत हासिल की थी, 2 पर बीजेपी और 3 पर जेडीयू। बाकी 5 सीटें विपक्ष के खाते में गई। गया में भी 10 में से 5 सीटें एनडीए ने जीती, 2 बीजेपी और 3 हम को मिली। लेकिन कहानी पूरी ऐसी नहीं है, क्योंकि 4 जिलों में पीएम मोदी की हवा चली और एनडीए ने बम्पर प्रदर्शन किया। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ने मोदी ने 29 सीटें कवर की और 28 सीटें एनडीए के खाते में गई। यानी स्ट्राइक रेट था 72%।
भागलपुर की 7 सीटों में 5 एनडीए के पास गई, मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में 6 एनडीए के पास, और पश्चिमी चंपारण के बघवा में तो कमाल हो गया, 9 सीटों में से 8 एनडीए को मिली और पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में 9 एनडीए के पास गई। ये 4 जिले मोदी की सभा के बाद एक तरफा हो गए और सबसे शानदार प्रदर्शन हुआ दरभंगा, अररिया और सहरसा में, जहां कुल 20 सीटें थी और एनडीए ने इनमें से 17 जीत ली, यानी स्ट्राइक रेट 85%। दरभंगा में 10 सीटों में 9 एनडीए की झोली में गई, अररिया की 6 सीटों में से 4 एनडीए को मिली और सहरसा की 4 में से 3 एनडीए के पास। इन जिलों ने मोदी की सभाओं का असर सबसे ज़्यादा दिखाया। और अब बात करते हैं मौजूदा चुनाव 2025 की। इस बार मोदी ने फिर वही मैदान चुना है, समस्तीपुर का कर्पूरी ग्राम, क्योंकि यहाँ से बिहार की सामाजिक और राजनीतिक धारा दोनों बहती है। कर्पूरी ठाकुर की धरती पर आना सिर्फ एक सांकेतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश है कि एनडीए पिछड़े वर्गों और आम जनता के साथ है। भारत रत्न की घोषणा के बाद मोदी पहली बार कर्पूरी ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहाँ की चुनावी रणनीति क्या है? तो समस्तीपुर बिहार के उन जिलों में से है जहां पिछली बार एनडीए और महागठबंधन दोनों बराबरी पर थे। 10 सीटों में 5 एनडीए के पास और 5 विपक्ष के पास गई। तो चुनौती साफ है कि एनडीए को अपनी सीटें भी बचानी है और विपक्ष से सीटें छीननी भी है। समस्तीपुर के 10 सीटों में एनडीए के पास सरायरंजन, वारिसनगर, कल्याणपुर, मोहिउद्दीन नगर और रोसड़ा शामिल है, जबकि आरजेडी के पास हसनपुर, मोरवा, उजियारपुर, समस्तीपुर और माले के पास विभूतिपुर है। यानी यहाँ की लड़ाई सीधी और ज़बरदस्त है, टक्कर बराबरी का है। और इस बार हसनपुर से नीतीश की पार्टी ने पुराने उम्मीदवार राजकुमार राय को उतारा है, जबकि आरजेडी ने तेज प्रताप यादव की जगह नया चेहरा माला पुष्पम को मैदान में उतारा। मोरवा में फिर रणविजय साहू बनाम विद्यासागर निषाद की टक्कर होगी। उजियारपुर में एनडीए के साथ ही प्रशांत पंकज का मुकाबला आरजेडी के आलोक मेहता से है। समस्तीपुर सीट पर अश्वेक देवी के बनाम अख्तारुल इस्लाम की जंग है। विभूतिपुर में जेडीयू ने रवीना कुशवाहा को टिकट दिया, जबकि माले ने सिटिंग विधायक अजय कुशवाहा को फिर से मैदान में उतारा है। यानी पीएम मोदी की ये रैली सिर्फ वोट जुटाने की नहीं, बल्कि समीकरण साधने की कोशिश है। कर्पूरी ठाकुर की धरती से शुरुआत करके मोदी ने संकेत दिया कि एनडीए अब विकास बनाम जातिवाद के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगा। बीजेपी का नारा 2025 में एनडीए 225 इसी रणनीति को दर्शाता है। अब बात बड़ी तस्वीर की करते हैं। मिथिलांचल की 30 सीटों पर पीएम मोदी की सीधी नज़र है। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी तीनों जिलों में 2020 में एनडीए को 22 सीटें मिली थीं और महागठबंधन को 8। इस बार लक्ष्य है उन खोई हुई 8 सीटों को वापस लाना। दरभंगा और मधुबनी में बीजेपी का मजबूत आधार है, लेकिन समस्तीपुर अभी भी बैलेंस में है, यानी 50-50 का हिसाब है। इसलिए मोदी ने यहाँ से बिगुल फूंक दिया। विपक्ष खेमे में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से चुनावी आगाज कर मोदी ने सीधा जनभावनाओं को छुआ है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों के नेता जानते हैं कि इस संदेश का असर गहरा होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे ठगबंधन बनाम जननायक की राजनीति बताया और कहा कि जनता जानती है कि असली जननायक कौन है। बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर हमेशा से केंद्र में रहे। उनके नाम पर सबने वोट मांगा, लेकिन सम्मान देने की पहल मोदी सरकार ने की। भारत रत्न की घोषणा के बाद पीएम मोदी का वहां जाना एनडीए की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस एक कदम ने विरोधियों को बैकफुट पर डाल दिया है और अब मैदान सज चुका है। मोदी की सभाएं शुरू हैं, भीड़ उमड़ रही है, विपक्ष के तंबू में बेचैनी है और बिहार की सियासत एक बार फिर उसी पुराने सवाल पर लौट आई है। जब मोदी मैदान में उतरते हैं तो चुनाव किसके हक में झुकता है? इस बार भी क्या वही 61% स्ट्राइक रेट दोहराया जाएगा या बिहार की हवा कुछ नया रुख दिखाएगी? जवाब आने में अभी वक्त है, लेकिन इतना तय है कि कर्पूरी ग्राम से शुरू हुआ मोदी का मिशन बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा चुका है। और देखना यह है कि जननायक की धरती से उठी ये हुंकार अब मिथिलांचल की सीमाओं से निकलकर पूरे बिहार में कैसे गूंजेगी। कहानी वही है, मोदी बनाम बाकी सब, और चुनावी मौसम का असली रंग अब शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट क्या रहता है। क्या वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं या वही बनाए रखते हैं? पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट क्या रहता है? क्या वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं या वही बनाए रखते हैं?